अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने ये देखा कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे वाइवा के दौरान पूछता है। वो एक जनरल स्केच था, जनरल टॉपिक्स थे। अब मैं एक एग्जांपल कोट करूँगी। फॉर एग्जांपल हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डाई रिमूवल पे कंप्लीट एक जो रिसर्च आर्टिकल या थीसिस आपने लिखा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने काम आपका रिसर्च आर्टिकल या थीसिस आपने डाइज रिमूवल विया एनी एड्जॉर्बेंट बायोजॉर्बेंट आपने उस पर काम किया है तो उसमें कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसा आपने कि आपको पता है कि आप डाई क्या होते हैं, आप कलरिंग सब्सटेंस है, आपने ये थीसिस में काफ़ी बार इसको पढ़ा भी है, देखा भी है, लिखा भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही बनता है कि आपके काम में क्या खासियत है, क्या नोवेल्टी है इसकी। उसके बाद आप अगर कहें कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करे कि डाई क्या होते हैं, तो आप उनको बताएंगे ये कलरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल में, कॉस्मेटिक्स में, हर जगह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आप ये कह रहे हैं कि डाइज हर जगह यूज़ होते हैं, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ये इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहे हैं, ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ हो रहे हैं, ये मेडिसिन में भी यूज़ हो रही हैं, ये जो बच्चों की जो कैंडीज़ होती हैं, जो कलरफुल चीज़ें उनमें भी यूज़ हो रहे हैं, ये आपने जो रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, आपका जो घर है उसमें डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं। तो इतनी वास्ट और इतनी वाइड एप्लीकेशंस के बावजूद आप उसको क्यों रिमूव कर रहे हैं, आप उसको क्यों कह रहे हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है, ये म्यूटाजेनिक है, ये किडनी प्रॉब्लम्स काज करता है, ये डेथ काज करता है, ये नोज़िया, ये वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें आप इस फिर इसको कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक क्यों कहते हैं, ठीक है। इसकी सॉलिड रीज़न आपके पास होनी चाहिए। उसका आंसर क्या है चले वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप फर्दर भी सर्च करें इसके बारे में। देखिए कोई भी चीज़ है ना, वो एक लिमिट के अंदर अच्छी लगती है। जैसे वो एक मिज़ान की कमर्शियल है कि हर चीज़ मिज़ान में अच्छी लगती है। तो मिज़ान मीन इक्वलिटी। आप अगर एक चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको उसके लेवल तक यूज़ करो। हद से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ किया जाए तो वो आपके लिए कह लो कि वो वाले जान ही बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट है, आप उसको उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है, ठीक है। आप उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई आपने डाटा सर्च करना है, कोई आपने आपको चीज़ बुक से नहीं मिल रही है, आप इंटरनेट पे चले जाओ। लेकिन आप अगर उसको गलत वे में यूज़ करोगे तो ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो उसके बहुत से डिसएडवांटेजेस होंगे। तो आपने यहाँ पे जस्टिफिकेशन ये देनी है कि देखें डाइज इट्सेल्फ उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, आप उसको हर तरह से यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ है। लेकिन होता क्या है कि जब आप उसको हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हो या आप उसको यूज़ करने के बाद वाटर में विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको कर देते हो पास, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स काज करता है। देखिए जब इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है ना, या डाई यूज़ होता है, तो वो कपड़ा रंगने के लिए फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करें तो क्या होगा कि वो कपड़ा रंगने के बाद वो एक जो वेस्ट वाटर होता है जिसमें रंग होता है उस पानी में, तो वहीं पे उसकी ट्रीटमेंट प्लांट भी होना चाहिए, वहीं पे उसकी यूज़ हो, उसको कपड़ा रंगने के लिए कॉस्मेटिक्स में जहाँ भी यूज़ करना है, उसको यूज़ करने के बाद जो उसका वेस्ट वाटर है आप वहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना चाहिए, जो क्या करे वहीं पे वाटर ट्रीटमेंट करते, क्लीन वाटर बाद में डिस्पोज ऑफ हो जाए और वेस्ट मटेरियल को वो डंप कर दें लैंडफिल्स के फॉर्म में। तो अगर ये तरीका अपनाया जाए कि जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहीं पे ही उसको आप डंप ऑफ कर दो या उसको डिस्कार्ड कर दो या इसको ट्रीटमेंट कर दो, तो विद मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट के ज़रिए, तो फिर ये हार्मफुल कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक नहीं है, ठीक है। आपने ये रीज़न देनी है। लेकिन अगर जब ऐसे होगा कि मैं यूज़ किया है वैसे ही उसको डिस्चार्ज कर दिया है वाटर स्ट्रीम्स में, वो दरियाओं में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, वो लैंड से होकर जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स काज करेगा। प्रॉब्लम्स कौन सी काज कर सकता है, सेकंड क्वेश्चन।
प्रॉब्लम्स आपने देखी भी हैं, लिखी भी हैं थीसिस में, कि आपने वोमिटिंग काज करता है, नोज़िया, और इसके बाद वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काजिंग है, म्यूटाजेनिक है, वो क्या कहते हैं जीन्स में म्यूटेशंस काज कर देता है। इसके अलावा मतलब इवन कि इतने कार्सिनोजेनिक है कि वो डेथ भी काज कर सकते हैं। तो इतने इनके आपके एडवांटेजेस, डाई के डिसएडवांटेजेस, आपको उसका क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पता आना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ कौन कौन से हैं और कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन के कहने के ज़्यादा हो रही है, और वहाँ पे इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं वाटर पोल्यूशन के। तो जैसे आपने सुना होगा कि फैसलाबाद एक जो है जी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें क्या मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन काज है, वाटर वहाँ पे पानी साफ़ नहीं है। तो वहाँ पे अक्सर लोगों को ये डिजीज़ है क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसके अलावा जो हमने बाकी टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, आपने एड्जॉर्प्शन करवाई, आप कह रहे हैं कि आपने एड्जॉर्प्शन पे काम करना है, आपने डाइज रिमूव करने हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या होगा जी, आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आपको क्यों ज़रूरत पेश आई वाटर ट्रीटमेंट करवाने की, आपने अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर करनी है, वाटर को रीयूजेबल करना है। ठीक है, आपका ये एक एम एंड ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा एम आपका ये हो सकता है कि आपने डिफरेंट आइसोथर्म्स, डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स और थर्मोडाइनेमिक्स अप्लाई की अपने काम पे, ये एम हो गया। फिर आपने एरर एनालिसिस भी किया होगा, आपने एरर एनालिसिस का लगा देना है, वहाँ पे हमने एरर एनालिसिस करना है, हमने ये हमारे मॉडल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं। फिर आपने कहना है कि हमने मैकेनिज़्म भी एक्सप्लोर करना है, आपका ये भी एम हो सकता है कि आपने कहना है कि हम इस पूरे प्रोसेस का हम मैकेनिज़्म स्केच करेंगे, हम ड्रा करेंगे, हम ये बताएंगे कि एड्जॉर्प्शन कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। फिर आपने क्या करना है, पेपर का बताना है कि आपके पेपर की इसमें आप जो आपके रिजल्ट्स आए हैं आपने इसको बाकी लिटरेचर के साथ कंपेयर भी करना है। मतलब आपका जो एड्जॉर्बेंट है, फॉर एग्जांपल पीनट हस्क है, तो आपके एड्जॉर्बेंट की कितनी परसेंटेज रिमूवल आई है, फॉर एग्जांपल 90% आई है, 92% आई है, तो बाकी एड्जॉर्बेंट की उसी डाई के साथ, क्रिस्टल वायलेट के साथ ही, अगर फॉर एग्जांपल पोटैटो पील्स है उसकी 80% रिमूवल आ रही है क्रिस्टल वायलेट के साथ, जबकि पीनट हस्क की 92 आ रही है, तो आप कहेंगे कि ना पीनट हस्क ज़्यादा एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो आपको इसका पता होना चाहिए, आपने लिटरेचर के साथ कंपैरिजन करना है, ये भी आपका एम है। आपने कंप्लीट मेथडोलॉजी डिज़ाइन करनी है, ये भी आपका एम है। उसके बाद आपके पेपर की जो नॉवेल्टी वगैरह है आप उसको ऐड करेंगे। आपने फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर ये क्वेश्चन करेगा, अभी इतने तो तरीके पहले रिपोर्ट हैं, जैसे आप कह लें कि यूवी लाइट के साथ भी तो डाई डिग्रेड हो जाता है, मतलब आप मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, आप कोएगुलेशन भी करवा सकते हैं, आप प्रेसिपिटेशन भी करवा सकते हैं, तो एड्जॉर्प्शन ही क्यों सिलेक्ट की। तो मेरे ख्याल में आपको इतना आइडिया, जब आपने थीसिस लिख लिया तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, आपको उसका पता होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन के एडवांटेजेस ओवर अदर कन्वेंशनल टेक्निक्स क्या हैं। कन्वेंशनल टेक्निक्स फॉर एग्जांपल जो पहले यूज़ हो चुकी हैं या हो रही हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं। ठीक है, आपने जो एड्जॉर्प्शन यूज़ की है उसके फ़ायदे क्या हैं, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, वो एफिशिएंट है, वो तमाम किस्म के डाइज़ को रिमूव कर सकती है, कोई इसकी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं है जिसको स्लज फॉर्मेशन कहा जाता है। इसी तरह आप कह लें कि ये इसमें जो हम एड्जॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट, वो बायोजॉर्बेंट भी हो सकते हैं, वो कोई और एड्जॉर्बेंट सिंथेटिक भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे इजीली अवेलेबल हैं, चीप हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरह के एड्जॉर्प्शन के आपको फ़ायदे पता होने चाहिए। एड्जॉर्बेट क्या होता है, जिसने एड्जॉर्ब होना है, फॉर एग्जांपल डाई है, उसने एड्जॉर्ब होना है आपके एड्जॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाई है वो एड्जॉर्बेट होता है, जो चीज़ दूसरे के ऊपर जाके एड्जॉर्ब होती है, जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, डेट इज़ एड्जॉर्बेट। वो डाई भी हो सकता है, वो कोई मेटल आयन हो सकती है, वो कोई और पोल्यूटेंट हो सकता है।
जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिस मटेरियल को एड्जॉर्प्शन के लिए, जिसके ऊपर कोई चीज़ आके अटैच हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है, डेट इज़ एड्जॉर्बेंट। आपने अगर पोटैटो पील्स यूज़ किए हैं तो डेट इज़ एड्जॉर्बेंट, जबकि डाई आपका क्रिस्टल वायलेट उसके ऊपर आके एड्जॉर्ब होगा, डेट इज़ एड्जॉर्बेट। इनका डिफरेंस आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपको ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती हैं, आपने कौन कौन से पैरामीटर स्टडी किए हैं, पीएच का फैक्ट डिस्कस किया है, एड्जॉर्बेंट डोज का, कॉन्टैक्ट टाइम का, टेम्परेचर का, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं एड्जॉर्प्शन के, आपको उनका आइडिया होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन पैरामीटर्स का क्या रिलेशन है परसेंटेज एड्जॉर्प्शन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर डाई है पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल वायलेट डाई, तो लो पीएच पे उसकी एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी या हाई पीएच पे। लो पीएच पे अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, हाई पीएच पे हो रही है तो क्यों हो रही है, न्यूट्रल पे हो रही है तो क्यों हो रही है। आपको हर पैरामीटर की प्रॉपर रीज़न और जस्टिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपने जितने भी सोल्यूशन बनाए हैं थ्रू दी रिसर्च, पीएच के 1 to 12 तक बनाए हैं, या जो भी जितनी कंसनट्रेशन के बनाए हैं, कंसनट्रेशन का यूनिट पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर। आई रिपीट, पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर एक ही बात होती है, ये एक ही यूनिट है, इसको सिनोनिम है एक दूसरे के, दूसरे लफ्ज़ों में। तो पीपीएम कहे पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर, तो परेशान नहीं हो जाना, ये एक ही बात है। जितने अपनी कंसनट्रेशन के सोल्यूशन बनाए हैं, जितनी पीएच के बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं आपको उनका पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपने डाई, आपका स्पेसिफिक डाई है जिस पे आपने थ्रू आउट द रिसर्च आपने काम किया है, कोंगो रेड है या क्रिस्टल वायलेट है या मिथाइलिन ब्लू है, जो भी है, आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बनाना आता हो। आपका क्रिस्टल वायलेट डाई है तो एक तो उसका वैसे फार्मूला होता है ना, CN और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलर इनके नंबर लिखे होते हैं, वो मोलिकुलर फार्मूला है, आपको स्ट्रक्चर भी बनानी आती हो। और इसके अलावा उसकी जो डिटेल है, उसकी सोलिबिलिटी किन किन कंपाउंड्स में है, सॉल्वेंट्स में, आपको वो पता होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मोलिकुलर फार्मूला, उसका यूज़ कहाँ होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिसको लैम्डा मैक्स कहा जाता है, वो किस वेवलेंथ पे आती है वो पता होनी चाहिए। आपकी किस वेवलेंथ पे आई है आपको वो भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी कलर कौन सा होता है, अगर आप उसको वाटर में सोलुबल करवाना चाहते हो तो उसका कौन सा कलर होता है आपको वो पता होना चाहिए। पाउडर फॉर्म में वो किस कलर का होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। आपने जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है थ्रू आउट द रिसर्च, आपने काम कैसे कैसे किया है, अगर आपने पीएच का इफेक्ट स्टडी करना है तो आपने क्या क्या कंडीशंस अप्लाई की, आपने पीएच का सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने कितने ग्राम वो लिया, कितने एमएल का सॉल्यूशन बनाया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ डाई रिमूवल, जो आपने फार्मूला लगाया आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, जो आपने फार्मूला लगाया है AI माइनस AF डिवाइडेड बाई AI मल्टीप्लाई बाई 100, वो पता होना चाहिए आपको। और अगर हम उसके नेक्स्ट आएँ तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने कौन सी आइसोथर्म सप्लाई की है, कौन सी काइनेटिक सप्लाई की है, कौन से आइसोथर्म मॉडल। फॉर एग्जांपल लैंगमर आइसोथर्म मॉडल है, ये क्या बताता है, लैंगमर मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन है, फ्रेंडलिक जो है वो मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। और ये किसने दी है, किस ईयर में दी है, इसके क्या पोस्टुलेट्स, क्या अजम्पशंस हैं वो पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और आइसोथर्म मॉडल है DR, डुबिनियन रेड्यूस्ड केवश आइसोथर्म मॉडल, आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है। अच्छा, इनकी इक्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। लैंगमर की इक्वेशन फाइनल इक्वेशन, सारी डेरिवेशन नहीं मैं कह रही, लेकिन उसकी जो फाइनल इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन फॉर्म में उसकी फाइनल इक्वेशन है लॉग के साथ, आपको वो पता होनी चाहिए, हर आइसोथर्म मॉडल की और हर काइनेटिक मॉडल की, और थर्मोडायनेमिक्स की भी फाइनल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। और आपको ये भी, आपने जो ग्राफ किस किस के दरमियान बनाया है, लैंगमर के केस में आपने एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ली है, वाई पे क्या ली है, फ्रेंडली के केस में एक्स पे क्या लिया है, वाई पे क्या लिया है, किस किस के दरमियान ग्राफ प्लॉट किए है। इसी तरह काइनेटिक्स के ग्राफ किस किस के दरमियान प्लॉट किए हैं, एक्स पे कौन सी चीज़ ली है और वाई पे कौन सी चीज़ या कौन सा डाटा लिया है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर ग्राफ बना लिया है तो उसकी स्लोप से आपने कौन सी चीज़ कैलकुलेट की है,
के एफ कैलकुलेट किया है, क्यू ई कैलकुलेट किया है, कि कौन सा कांस्टेंट कैलकुलेट किया है, और उसके इंटरसेप्ट से क्या कैलकुलेशन किए हैं आपने आपने एन की वैल्यू निकाली है, बी की वैल्यू निकाली है। ये सारे कांस्टेंट हैं जो कैसे सम्स में यूज़ होते हैं, काइनेटिक्स में भी इसी तरह यूज़ होते हैं ये। तो यानी कहने का मतलब ये आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। आपने ग्राफ किस किस के दरमियान प्लॉट किया है, प्लॉट करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्लोप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी इंटरसेप्ट से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हर मॉडल की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, उसके अजम्पशंस पता होने चाहिए, और ये मॉडल क्या बताता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, सूडो सेकंड ऑर्डर क्या कहता है, इसी तरह इंटर पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, लिक्विड फिल्म मॉडल क्या कह रहा है। तो अब जैसे लैंगमर है, लैंगमर का मैं बता देती हूँ कि लैंगमर मोनोलिथिक एड्सॉर्प्शन बताता है। अगर लैंगमर को प्रोसेस आपका फॉलो कर रहा है तो इट्स मीन आपका जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ मोनोलिथिक एड्सॉर्प्शन। अगर आपका प्रोसेस फ्रेंडली को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि आपकी जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है वो मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर मीन पहले एक लेयर बनेगी डाई की, फिर उस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, फिर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी, तो डिफरेंट लेयर्स, लेयर बाय लेयर ये आपका प्रोसेस होगा। अगर आपका प्रोसेस डीआर को फॉलो कर रहा है तो डीआर जो है ना मेनली वो आपकी एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन बताती है। एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन मीन कि आपका प्रोसेस फिजिकल है या केमिकल है। तो अगर तो आपकी डीआर से हमारे पास वैल्यू आती है एनर्जी की। अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू 1 to 10 किलो जाउल पर मोल है तो आपका प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस होगा। मतलब उसमें फिजिकल इंट्रैक्शंस, जो वीक इंट्रैक्शंस होते हैं लाइक वंडरवाल्स इंट्रैक्शंस, वो इन्वॉल्व होंगे। अगर आपका प्रोसेस फॉलो कर रहा है अगर उसकी एनर्जी की वैल्यू डीआर के केस में 10 to 12 या 10 to so on जितनी मर्जी आ रही है, 10 से अबव आ रही है, तो प्रोसेस क्या होगा, केमिकल होगा। केमिकल का कहने का मतलब ये है कि उसमें केमिकल इंट्रैक्शंस होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह काइनेटिक्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, सूडो सेकंड ऑर्डर क्या कहता है, इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल, लिक्विड फिल्म मॉडल, इसी तरह आपको इनकी भी डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएं तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता होना चाहिए कि आपने जो देखिए उसमें थर्मोडायनेमिक्स से ना हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं। एक तो डेल्टा एच जिसको हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, एक डेल्टा एस जिसको हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं, एक डेल्टा जी जिसको कहते हैं हम कि ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इट्स मीन आपका प्रोसेस जो है डेट इज़ स्पॉन्टेनियस, वो ऑटोमेटिक होने वाला है, उसको कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं चाहिए स्टार्ट होने के लिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट्स मीन कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, आपको उसको स्टार्ट करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स, कोई हीट करना पड़ेगा, कोई इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो यूजुअली एड्सॉर्प्शन के जितने प्रोसेस होते हैं ना डेट आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, मतलब कहने का उनकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दूसरे नंबर पे डेल्टा एच आ जाता है, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या होता है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है डेट इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको हीट देनी पड़ती है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका प्रोसेस स्पीड अप करेगा अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका परसेंटेज रिमूवल ऑफ डाई कम होती जाएगी, इन्वर्स रिलेशन विद टेम्परेचर, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या है, हमारे पास एंट्रोपी चेंज है। व्हाट इज़ एंट्रोपी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस ऑफ इन्वायरमेंट या डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। तो आप यूँ कह लें कि एंट्रोपी अगर डेल्टा एस की वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो एंट्रोपी ज़्यादा हो रही है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास एंट्रोपी कम हो रही है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से चीज़ें पता चल गई। उसके बाद हम आगे आ जाएं तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पहले मैं पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको बताए हैं कि आपको एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज आपको प्रोसेस के पता होने चाहिए, बेनिफिट्स पता होने चाहिए कंट्री के, उसका कंपैरिजन
बेसिक मेथडोलॉजी कंक्लूजन मैंने आपको अभी बताया कि आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए कि आपकी ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस क्या है, किस पीएच पे मैक्सिमम आई है, किस डोज पे मैक्सिमम आई है, कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपने बनाया था कि आपकी परसेंटेज मैक्सिमम आई, उसकी रीजंस क्या है वो पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद मैकेनिज़्म, ये बात इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज़्म हर एक्सटर्नल एग्जामिनर मैकेनिज़्म लाजमी पूछता है आपसे, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना है काइंडली। मैकेनिज़्म बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पे डाई का साथ मैकेनिज़्म एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिस्टल वायलेट है मेरे पास, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैंने उसकी मैकेनिज़्म उसका ऐसे ड्रा किया। मेरे पास एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, मैंने जो एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं उसके ऊपर, जो कि करेक्टराइजेशन से पता चले। मुझे करेक्टराइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं वो। तो आपने किया क्या कि आपकी जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है ना, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज, उस पर नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक है, हाइड्रोक्सल है, सल्फेट है, फास्फेट है। आपका डाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इंट्रैक्शंस डेवलप होंगे। अब वो इंट्रैक्शंस कौन से होंगे, फिजिकल या केमिकल, वो ये डिटरमाइन करेगी डीआर की वैल्यू। अगर डीआर की वैल्यू 1 to 10 किलो जॉल पर मोल है, ई की वैल्यू, इट्स मीन कि आपके जो डाई और एड्जॉर्बेंट के फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान इंट्रैक्शंस है वो फिजिकल होंगे, यानी कि वान डर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। अगर डी आर के ई की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो आपके जो डाई मोलिक्यूल्स हैं और आपके एड्जॉर्बेंट की सरफेस के फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो इंट्रैक्शंस डेवलप होंगे उनमें केमिकल इंट्रैक्शंस डेवलप होंगे, जो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह के इंट्रैक्शंस डेवलप होंगे। होता ये है कि बेसिकली जो डाई है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज फंक्शन ग्रुप्स, इनके दरमियान आप यूँ कह लें कि इंट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डाई उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्ब हो जाता है। इसका मैकेनिज़्म आपको लिटरेचर में बहुत से पेपर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी आपका डाई है आपने उसके मैकेनिज़्म को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, क्रिस्टल वायलेट का हो या कोंगो रेड का हो, ठीक है। तो उनके दरमियान जब इंट्रैक्शंस डेवलप होगा तो क्या होगा, डाई मोलिक्यूल, जैसे वाटर मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इसी तरह एक वाटर मोलिक्यूल दूसरे वाटर मोलिक्यूल के साथ बॉन्ड शो कर रहा होता है, अटैच होता है, फिर दूसरा तीसरे के साथ। इसी तरह डाई मोलिक्यूल्स में भी जो है लिंकेज डेवलप हुई होती है। जब डाई मोलिक्यूल की लिंकेज, इंट्रा लिंकेज ब्रेक होके वो लिंकेज डेवलप कर लेंगे एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ, देन वहाँ पे डाई एड्जॉर्ब हो जाएगा। और डाई मोलिक्यूल की आपस में जो इंट्रैक्शंस हैं, इंट्रा इंट्रैक्शंस या इंट्रा मोलिकुलर जो फोर्सेस हैं, वो जब टूट जाएंगी तो वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाएंगे डाई एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा कि आप उसका कंप्लीट उसकी जो है उसकी इक्वेशंस, उसका मैकेनिज़्म, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी एक पेपर का, आप उसमें पेपर को पढ़ लीजिएगा। और उसमें कंप्लीट उसका मैकेनिज़्म जो है वो गिवन भी है। इसके बाद आ जाती है करेक्टराइजेशन। जी, करेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी एड्जॉर्बेंट आपने यूज़ किया है ना, आपको पता होना चाहिए कि उसके सैम के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, एफटीआईआर के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। सैम जो टेक्निक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैम हमें क्या बताती है, सैम हमने क्यों करवाई है, एफटीआईआर क्यों करवाई है, ये क्या बताती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है और क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, जो भी एड्जॉर्बेंट है ना, वो डाई को एड्जॉर्ब कब करता है, जब उसके ऊपर एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। जब एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी, अब हमें कैसे पता चलेगा उसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं, उसके ऊपर पोर्स हैं, उसकी सरफेस हेट्रोजीनियस है, डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्प्शन के लिए वो फेवरेबल है या नहीं है, तो ये हमें सैम से पता चलती है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सैम हमें किसी भी सरफेस या किसी भी सब्सटेंस की सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि उसकी सरफेस होमोजीनियस है, स्मूथ है या रफ है, पोरस है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है।
रफ, पोरस और हेट्रोजीनियस सरफेस फेवर एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज। ये सिंपल आंसर है इस चीज़ का। FTIR को अगर देखा जाए, FTIR हमें क्या बताती है, तो FTIR हमें ये बताती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। वो फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं, वो कार्बोक्सिलिक हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, अमाइन हो सकता है, फास्फेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स भी हो सकते हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आप उसके जो रिजल्ट्स है उसे एक ग्राफ जो मिलता है उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि उसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि इस पीक पे ये फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी इस पीक पे ये वेव नंबर पे ये पीक आ रही है, जिसका मतलब इसमें ये फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको फंक्शन ग्रुप्स की पीक्स याद होनी चाहिए, वेव नंबर दूसरे लफ्ज़ों में, कि इस वेव नंबर पे ये फंक्शन ग्रुप्स किस वेव नंबर पे अपीयर हुआ है, उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए वेव नंबर की। फंक्शन ग्रुप्स याद होने चाहिए कि आपके एब्जॉर्बेंट में फंक्शन ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट जो, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होगा, मतलब होगा डाई से रिलेटेड ही, लेकिन आपका स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर के, आपका अगर डाई है पॉजिटिव डाई है, कैटाइनिक है, तो वो कह सकता है जी कोई न्यूट्रल डाई का नाम बताएं जो कि जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जो अच्छा डाई की क्लासिफिकेशन भी आपने याद करनी है, मतलब कोई डाई नेचुरल होते हैं, कुछ कुछ सिंथेटिक होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सिंथेटिक डाइज कौन से हैं, नेचुरल कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो क्रिस्टल वालेट है, ये वो पूछ सकते हैं ये सिंथेटिक है या नेचुरल है, तो ऑब्वियसली ये सिंथेटिक है। ठीक है, आपने ये लिखा भी होगा थीसिस में कि इट इज़ अ सिंथेटिक डाई। तो नेचुरल की एग्जांपल कौन सी है आपके पास, एलिजारीन, ALIZARIN, एलिजारीन, ये डाई जो है आपके पास डेट इज़ नेचुरल डाई, ये नेचुरली पाया जाता है, इसको सिंथेसाइज लैब में नहीं किया जाता। इसी तरह आपने और एग्जांपल भी देखनी है, कम से कम दो दो एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप देखें एसिडिक डाई कौन से हैं, बेसिक डाइज कौन से हैं, अनाइनिक डाइज कौन से हैं, कैटाइनिक कौन से हैं। ठीक है, कॉन्गो रेड अनाइनिक है और उसको एसिडिक भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, रीज़न पता होनी चाहिए। क्रिस्टल वायलेट बेसिक है, कैटाइनिक है, उसको बेसिक क्यों कहा जाता है, रीज़न पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आप मिथाइलिन ब्लू है, वो भी कैटाइनिक है, रोडामिन बी है, वो भी कैटाइनिक है, एसिड ब्लू है, वो एनाइनिक है, नेगेटिवली चार्ज है। इनके नेम्स, इनके एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आपकी जो लैम्डा मैक्स है आपको वो पता होनी चाहिए, आपने लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट की है वो पता हो आपको, आपने सॉल्यूशन बनाए हैं, क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया आपने अपरेटस को वाश करने के लिए, वो कैसे बनाया है आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन, तो आप उसको देख लें काइंडली जाके, और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है आप उसको एक वीडियो को एक बार लाजमी देख लें, क्रोमिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए है वो। इसके अलावा अगर आपने फ़िल्ट्रेशन की है एक्सपेरिमेंट के दौरान तो ठीक है, फ़िल्ट्रेशन का भी आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्ट्रेशन क्यों की है आपने। तो अगर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ की है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की स्पीड कितनी थी, कितने आरपीएम पे आपने उसको सेंट्रीफ्यूग किया है अपने सैंपल को, वो पता होना चाहिए। और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद आपने इससे रिलेटेड एक मज़ाहिया सा क्वेश्चन है जो कि पूछा भी गया था एक स्टूडेंट से जो हमारे क्लास फेलो थे। तो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ की थी, तो हमसे ये उनसे ये पूछा गया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में एक स्पेसिफिक स्पीड पे रोटेशन होती है, तो पंखा भी तो वैसे ही घूमता है, ठीक है, फ़ैन जो है जो हमारे पास है, और उनसे ये पूछा गया था कि पंखे की कितनी स्पीड है, ये कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स एक्सिस। तो आपको इस तरह का थोड़ा सा टिपिकल या थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपने उसका आंसर ये नहीं कहना कि सॉरी सर नहीं आता, आप उसका आंसर करें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं होती, इसमें आपने
जो एग्जामिनर है ना वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, आपको कितना आता है। नहीं भी आता तो कॉन्फिडेंस से बैठें, अपन कंफ्यूज ना हो। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपसे उस और मुश्किल क्वेश्चन करेगा, और जब मुश्किल क्वेश्चन होंगे तो सबके सामने जब हमारे इंटरनल सुपरवाइज़र भी बैठे होंगे, बाकी टीचर्स भी होंगे, तो मैं यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट है जिस भी टीचर के पास है वो अपने इंटरनल सुपरवाइज़र की थोड़ी सी उनका सोच ले, उनका ख्याल कर ले, तो अपना वाइवा को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए हर तरह से, ताकि उनकी डिग्निटी में कोई कमी ना आए। तो बात मेन वही होती है कि आपकी जो भी जीपीए होती है, जो भी थीसिस के नंबर लगाने होते हैं वो आपके सुपरवाइज़र ही लगाते हैं, जो इंटरनल सुपरवाइज़र होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल का ये होता है कि वो क्वेश्चनिंग करते हैं, तो इससे आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। और हम टॉपिक से हट गई थी, बात कर रहे थे उसकी रोटेशन की। तो रोटेशन आपको पता होनी चाहिए जी, आपने सर्टिफिकेशन की स्पीड कितनी रखी है, कितने आरपीएम पे रखी है, कितने मिनट के लिए उसको रोटेट करवाया था, वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप यूँ कह लें कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, आपने अपने पूरे पेपर को, पूरे थीसिस को पढ़ के जाना है एक दफ़ा। और रिकमेंडेशन एक जो मेन बात रह गई, रिकमेंडेशन में ये होता है कि आप रिकमेंड क्या करोगे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे। तो देखिए, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया पार्ट 1 में कि आपका ये होता है कि आपने जो चीज़ यूज़ की है, जो डाई यूज़ की है, वो आपने विदाउट एनी प्योरीफिकेशन, आपने जिस जैसे ही आपने परचेज़ किया, आपने उसको यूज़ कर लिया, वो बिल्कुल प्योरीफाई है, 99.9% प्योरिटी है उसकी। तो आप कह रहे हैं कि जी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमने करवा लिया, उसका प्योर सोल्यूशन बनाया, डिस्टिल वाटर में आपने सोल्यूशन बना दिया। लेकिन ज़रा एक मिनट के लिए सोचें कि आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाटर निकलता है उसमें सिर्फ कलर तो नहीं ना होता, उसमें डाई भी होते हैं, कलरिंग एजेंट भी होते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें आपके पास मिट्टी भी होती है, उसमें मेटल लाइंस भी होती हैं, उसमें रेत भी होती है, उसमें छोटे छोटे कंकर स्टोन्स भी होते हैं, उसमें आपके पास प्लांट वेस्ट भी होता है। उसमें जब वो एक एरिया से बह रहा होता है तो उस एरिया में जितनी, अगर वो ज़मीन या सोइल के ऊपर से बह रहा है तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। तो बात यहाँ पे ये आती है कि आप उस वाटर को, जो कि मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, आप उसको कैसे रिकवर करोगे, उसको कैसे ट्रीट करोगे। तो ये रिकमेंडेशन में बताना है। आप कहोगे कि मैं ये रिकमेंड करूँगा या करूँगी कि हमने जो डाई यूज़ किया है लैब में वो मॉडल डाई है, वो प्योरीफाइड डाई है, ठीक है। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि प्योरीफाइड डाई की बजाय मेरा जो एड्जॉर्बेंट है, जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है आपका, उसको टेस्ट किया जाए जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके साथ, ताकि उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी का पता चले। भी जो पहले ही एफिशिएंट डाई है उसको तो वो रिमूव कर रहा है, लेकिन जो वाटर जिसमें बहुत से पोल्यूटेंट्स, बहुत सी मेटल लाइंस, बहुत से अदर वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है, उसको कैसे पोल्यूट करेगा, उसको कैसे रिमूव करेगा, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी को भी चेक करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एड्जॉर्बेंट की कंप्लीट हिस्ट्री पता होनी चाहिए, एड्जॉर्बेंट में कौन से फंक्शन ग्रुप्स हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, उसको आपने कहाँ से लिया है, परचेज़ किया है, या वैसे आपने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपने लिया है कहीं से, तो उसकी डिटेल आपने देखनी है। आपने डिफरेंट पैरामीटर्स की डिटेल देखनी है। आपने टैप वाटर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, आपने उसका भी बताना है। आपने रीजनरेशन स्टडी भी की होगी, डीज ऑप्शन स्टडी, आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि डीज ऑप्शन कैसे हुई। और मेन बात तो यहाँ पे ये आती है ना डीज ऑप्शन की और मैकेनिज्म की, वो ये होती है एड्जॉर्प्शन डी एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होती है अगर सपोज अगर मैं 12 pH पे मेरी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हो रही है, तो 12 pH पे होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे इंट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं डाई और एड्जॉर्बेंट के दरमियान। और जब मैं 12 बेसिक कंडीशन से सीधी मैं एसिडिक पे चली जाऊँगी तो वो इंट्रैक्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जब इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे, जो डाई एड्जॉर्ब हुआ था वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस से डीटैच हो जाएगा, डीजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऑपोजिट कंडीशंस अप्लाई करने से पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाता है।
तो आपको डीज ऑप्शन में ये बताना है कि अगर आपकी मैक्सिमम आउटपुट आई है, मैक्सिमम परसेंटेज रिमूवल आई है बेसिक में, तो आप उसको एसिडिक में करोगे तो आपकी डीज ऑप्शन हो जाएगी, आपका डाई अलग हो जाएगा, एडजॉर्बेंट अलग हो जाएगा। फिर आप उसी एडजॉर्बेंट को अगेन एंड अगेन भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपको उनकी रीजंस भी पता होनी चाहिए कि अगर आपका पॉजिटिव डाई है तो वो आपकी बेसिक कंडीशन पे ज़्यादा उसकी एड्जॉर्प्शन होगी। क्यों? क्योंकि बेसिक कंडीशंस में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेसिक पीएच में। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव डाई के साथ इजीली यानी कि उनका इंट्रैक्शन हो जाएगा। हाइड्रोक्सल चार्ज सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सल चार्ज एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट है। जब जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सल चार्ज पार्टिकल्स या आयंस होंगे उतनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी। लो पीएच पे क्या होता है, एच पॉजिटिव आयंस होते हैं और एच पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, जो एडजॉर्बेंट की सरफेस नेगेटिवली चार्ज है ना, ओ एच जिस पे है, ओ एच नेगेटिव, हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, सॉल्यूशन से ओ एच नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। और हाइड्रोजन आयंस, चूँकि हमें पता है हाइड्रोजन आयन का जो वेट है या वो उनकी जो एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 1 है, तो वो उनकी स्पीड मूवमेंट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव डाई क्रिस्टल वायलेट जिसका मोलिकुलर वेट 497.797 है। ठीक है, तो जबकि हाइड्रोजन का 1.008 है, तो जिसका वेट कम है, जो ज़्यादा पतला है दूसरे लफ्ज़ों में, वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, सॉल्यूशन से चला जाएगा वो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके। क्योंकि हम बात कर चुके हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज के ऊपर हाइड्रोजन आयंस आके पहले ही एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सारी एक्टिव साइड्स फिल कर देंगे। तो क्रिस्टल वाला टाइम मॉलिक्यूल जो आहिस्ता 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 आ रहा है चल के एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होने के लिए, जब तक वो पहुंचेगा सारे के सारे हाइड्रोजन आयन आके उसको एडजॉर्ब कर लेंगे, एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो डाई मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलेगी, सारे के सारी एक्टिव साइड्स या पोर्स जो हैं वो फिल हो गए हैं। तो इस वजह से पॉजिटिव डाई जो है उसकी लो पीएच पे मैक्सिमम रिमूवल नहीं आती, बेसिक में आती है। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, तो वो आ जाते हैं। पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज भी आपको पता होना चाहिए जी। पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कहने का मतलब ये, आपने जो जो चीज़ थीसिस में लिखी है ना, आपको उसकी सब की नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंस स्टाइल आपने कैसे कौन सा रखा है आपको उसका भी पता होना चाहिए। ओके, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या होता है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि वो पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज वो पीएच होती है जहाँ पे आपके एडजॉर्बेंट की सरफेस न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जब उसकी सरफेस न्यूट्रल होगी दैट इज़ पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। जब आप उसकी सरफेस को नेगेटिवली चार्ज कर दोगे तो वो फेवरेबल होगी कैटायनिक डाइज की एड्जॉर्प्शन के लिए। अगर आप उसकी सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज कर दोगे तो पॉजिटिवली सरफेस जब चार्ज होगी आपके एड्जॉर्बेंट की, तो उसके ऊपर नेगेटिव डाई आके एड्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल कोंगो रेड, तो कोंगो रेड की मैक्सिमम रिमूवल लो पीएच पे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि कोंगो रेड नेगेटिवली चार्ज है और लो पीएच पे क्या होता है, एड्जॉर्बेंट की सरफेस हाइड्रोजन आयंस की वजह से पॉजिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव का इंट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। दूसरा पैरामीटर आता है एड्जॉर्बेंट डोज का। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप एड्जॉर्बेंट की अमाउंट ज़्यादा करते हो तो रिमूवल ऑफ डाई जो है वो ज़्यादा होती जाती है, परसेंटेज उसकी। क्यों होती जाती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एड्जॉर्प्शन कहाँ होती है, पोर्स के ऊपर जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं। जैसे जैसे आप एड्जॉर्बेंट की अमाउंट ज़्यादा करते जाते हो, पहले आपने 1 ग्राम लिया, फिर आपने 2 ग्राम, फिर 4 ग्राम, सो ऑन, तो जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ पोर्स बढ़ने का मतलब क्या, कि वो जगह जहाँ पे डाई ने एड्जॉर्ब होना है वो जगह ज़्यादा होती जाएगी। जब वो एक्टिव साइट्स, जिनको एड्जॉर्प्शन साइट्स भी कहा जाता है और इसको एक्सचेंजेबल साइट्स भी कहा जाता है, आई रिपीट, एड्जॉर्प्शन साइट, एक्टिव साइट, एक्सचेंजेबल साइट्स, ये तीनों एक ही चीज़ों का नाम है। इसका मतलब ये होता है पोर्स, वो पोर्स जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होनी है,
जितने ज़्यादा आप अमाउंट यूज़ करेंगे एडजॉर्बेंट की, उतने ज़्यादा पोर्स बढ़ जाएंगे, उतनी ज़्यादा जगह खाली हो जाएगी डाई मोलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन की, उतना ज़्यादा डाई मोलिक्यूल एडजॉर्ब होगा, लेकिन एक लेवल तक। जब सारे के सारे डाई मोलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा एडजॉर्बेंट की अमाउंट बढ़ाते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाई मोलिक्यूल तो सारे एडजॉर्ब हो गए, 100% एफिशिएंसी, 90%, 99.9% एफिशिएंसी आ गई है आपके पास। अब डाई मोलिक्यूल्स ही नहीं हैं जो उसके ऊपर आके एडजॉर्ब हों, तो एक्टिव साइट्स ज़्यादा करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि एडजॉर्बेंट डोज के साथ आपका क्या होता है कि पहले आपकी एडजॉर्बेंट डोज बढ़ाने से परसेंटेज रिमूवल डाई की बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि विद इंक्रीज इन एडजॉर्बेंट डोज परसेंटेज रिमूवल कंटिन्यूस इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये कि अभी भी डाई मोलिक्यूल हैं वहाँ पे जो एडजॉर्ब हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस आपको इनका पता होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ में मैं ये कहूँ कि आपको ग्राफ क्या बता रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपका ग्राफ ऐसा है कि पहले इंक्रीज़ हुआ है फिर कांस्टेंट हो गया, तो आपको जस्टिफाई करना आता हो वहाँ पे कि ये कांस्टेंट क्यों हुआ है। तीसरा पैरामीटर आपका आता है कॉन्टैक्ट टाइम का। तो कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है? कॉन्टैक्ट टाइम को एड्जॉर्प्शन टाइम भी कहा जाता है। तो कॉन्टैक्ट टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे आपके डाई और एड्जॉर्बेंट के दरमियान इंट्रैक्शन होता है डेवलप, जितने टाइम के लिए। तो जितना ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट टाइम देते जाओगे, जितना ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता जाएगा आपस का, डाई का और एड्जॉर्बेंट का, उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होती जाएगी, लेकिन वो भी एक लिमिट तक होगी। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि आपका जो डाई है उसकी भी आपने फिक्स्ड अमाउंट रखी है। फॉर एग्जांपल 20 ppm अगर डाई सोल्यूशन यूज़ किया है, फिक्स है ना, आप चेंज तो नहीं कर रहे। डाई तो फिक्स कर दिया। एड्जॉर्बेंट डोज भी आपने 0.4 ग्राम सपोज यूज़ की, वो भी फिक्स है। तो 0.4 ग्राम एड्जॉर्बेंट ने 20 ppm डाई को अगर 40 मिनट में एड्जॉर्ब करवाना है, उसकी एड्जॉर्प्शन 40 मिनट में हो जानी है, सारा के सारा डाई मोलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गया। अब डाई मोलिक्यूल भी ख़त्म हो गए, एड्जॉर्बेंट डोज के ऊपर जितने पोर्स थे वो भी फिल हो गए। और अब अगर आप अब ज़्यादा टाइम देते जाओगे, 50 मिनट, 60 मिनट, 70-80 मिनट, अप टू 100 या 120 मिनट तक, तो उतना टाइम बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि परसेंटेज तो कांस्टेंट हो गई, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गया, अब फर्दर इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सारे के सारे पोर्स फिल हो गए हैं विद द डाई मोलिक्यूल्स। ये रीज़न है इसकी। इसके बाद कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टाइम। वो डिक्रीज़ क्यों होती है? आपने देखा होगा, डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े होंगे, उनमें आप क्या करते हो कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फिर एक बैकवर्ड हो जाता है, फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसी तरह एड्जॉर्प्शन में भी होता है। आप जब कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा करते हो, एड्जॉर्प्शन बढ़ती जाती है, फिर वो एक पॉइंट पे आके बैक होनी शुरू हो जाती है, डीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। डीजॉर्प्शन क्यों होती है? क्योंकि जो अच्छा, डीजॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो डाई मोलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए थे ना सरफेस के ऊपर, वो दोबारा वहाँ से रिमूव होते जा रहे हैं। क्या बॉन्ड इतने ही वीक होंगे कि वो रिमूव हो रहे हैं, डीजॉर्प्शन हो रही है? जारी सी बात है, हमें ये आइडिया तब होगा जब हमें डी आर की वैल्यू से हम ई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, डी आर के ग्राफ से। तो ई की वैल्यू बताएगी यहाँ पे ये कि डीजॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। अगर ई की वैल्यू 1 to 10 किलो जॉल पर मोल की रेंज तक है, तो इसका मतलब ये कि डीजॉर्प्शन भी पॉसिबल है, क्योंकि ये वीक इंट्रैक्शंस हैं। और अगर आपके पास 10 किलो जॉल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जी आप ये केमिकल इंट्रैक्शंस हैं, ये डीजॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो चुके हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आप मतलब आपका ग्राफ अब डीजॉर्प्शन होनी या नहीं होनी, आपको एनर्जी से पता चल जाएगा। इसके अगला जो पैरामीटर है जी, वो डाई कंसंट्रेशन है। तो डाई कंसंट्रेशन में आप ज़्यादा करते जाते हो, डाई की अमाउंट ज़्यादा कर रहे हो जी, उसमें आपको ये होता है कि डाई कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि डाई मोलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे सरफेस के ऊपर, लेकिन एक लिमिट तक। जो जहाँ पे एड्जॉर्ब होने हैं, जो पोर्स हैं, जो पोरस साइड्स हैं, जब वही सारी की सारी फिल हो जाएंगी, तो आपको डाई कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी डाई मोलिक्यूल्स
जो हैं वो उनको जगह ही नहीं मिल रही कि वहाँ कहाँ पे एड्जॉर्ब हों, क्योंकि आपने एड्जॉर्बेंट डोज ही 0.4 ग्राम फिक्स रखी हुई है। तो इसलिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट के साथ आप डाई कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा मर्ज़ी बढ़ाते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले इंक्रीज़ होगी लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगी। दूसरी रीज़न इसकी ये भी हो सकती है, चूँकि डाई मॉलिक्यूल होते हैं, क्रिस्टल वाले डाई मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज। हमने ये कहा कि हमने डाई कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, सारे के सारे पहले एड्जॉर्बेंट की सरफेस जी फिल हो गई, उसके ऊपर डाई मॉलिक्यूल आ गया, एड्जॉर्ब हो गए। अब वो डाई की एक लेयर बन गई सरफेस के ऊपर। अब उसी लेयर के ऊपर पॉजिटिव डाई की जो लेयर बनी है, अगर फिर अगेन पॉजिटिव डाई आते जाएंगे तो पॉजिटिव डाई और पॉजिटिव डाई जो पहले एड्जॉर्ब हुई हुई है उनके दरमियान रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से जो पहले से ही एड्जॉर्ब डाई हैं वो भी वहाँ से रिमूव होने के चांसेस हो जाते हैं और परसेंटेज रिमूवल डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी ये रीज़न है जी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है, वो तो ऑब्वियस है, उसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल डाई मॉलिक्यूल हैं, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ना तो क्या होगा, डाई मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे और एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ भी टकराएंगे। तो कुलियन थ्योरी ये कहती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है तो कुलियन ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की, और जब कुलियन होती है तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते करते एक दूसरे के साथ रिएक्शन दे देते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से डाई मॉलिक्यूल्स की कोलियन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा टकराएंगे विद ईच अदर विद द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट वो सरफेस के ऊपर कोलाइड करते करते ही उसके ऊपर आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर परसेंटेज रिमूवल इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर वो कम हो रहा है, रिएक्शन कम हो रहा है, तो उसकी रीज़न फिर ये होगी कि वो डाई मॉलिक्यूल्स के बहुत ही ज़्यादा कोलाइड हो गए हैं, आपस में उनकी इंट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। डाई डाई मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन आपस में स्ट्रॉन्ग है, जो कि ब्रेक ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो यहाँ तक सारे पैरामीटर्स हो गए। उसके बाद जो इसमें एक और पॉइंट आता है वो ये है कि आपका जो मैकेनिज़्म है वो आपको ड्रा करना भी आता हो, आपने उसको भी देख के जाना है। इसके अलावा थोरोली आपको डाई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपके जो ग्राफ्स हैं आपको उनका पता होना चाहिए कि वो ग्राफ्स कैसे बने हैं, किस तरह वो आ रहे हैं। एड्जॉर्प्शन की डिटेल पता होनी चाहिए, और जो आपने चीज़ें लिखी हैं थीसिस के अंदर आपको उनका कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे कैसे हुई हैं। तो मेरे ख्याल में अब सारे टॉपिक्स जो आपके रिसर्च से रिलेटेड थे, टॉपिक्स से रिलेटेड थे, वो हम यहाँ एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, डाई मॉलिक्यूल्स की एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अगर आपके माइंड में अगर और कोई क्वेश्चन भी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल आंसर देम, फील फ्री फॉर एनी क्वेरी। और इसके अलावा बेस्ट लक आपके वाइवे के लिए। आपका जो भी टॉपिक है आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, चाहे वो एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड भी है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें और अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। और जो माइंड में कन्फ्यूजन या जो कोई आंसर या आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर पूछना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई और चीज़ आ रही है कि इसका आंसर क्या होगा या क्या हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग, फॉर योर टाइम। और इन सब पॉइंट्स को आपने अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से समझ के जाना है। आपके पास प्रॉपर, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके पास हर आंसर की प्रॉपर जस्टिफिकेशन, लॉजिकल आंसर आपने देना है। आपने वहाँ पे कोई बोंगी शोंगी नहीं मारनी। और ये कि आपने फुल कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। अगर आपको नहीं भी आता तो फुल कॉन्फिडेंस से बैठें, आप उसको, आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप बोलें, चुप ना करें वहाँ पे, क्योंकि अगर आप चुप कर गए ना तो फिर आप चुप ही रहेंगे, अगला बंदा ही बोलेगा। तो कॉन्फिडेंस से आंसर करें, ज़्यादा ओवर भी नहीं होना। चुप ना करने का मतलब ये नहीं कि ओवर हो जाए, ओवर भी नहीं होना। एक लिमिट के अंदर रहते हुए आप एक टीचर्स के सामने, जब पैनल के सामने बैठे होंगे,
वो एक टीचर ही नहीं होगा, वो पूरा पैनल बैठा होगा, हर सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ पे होंगे, ऑर्गेनिक एनालिटिकल सब टीचर्स होंगे। तो एक पैनल के सामने जब आपने बैठना है तो आपने अपना तो ख्याल रखना ही रखना है, साथ में अपने इंटरनल सुपरवाइज़र की डिग्निटी का भी आपने ख्याल रखना है। वो भी आप पे ही डिपेंड कर रही होगी उस टाइम। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थीसिस वाइवा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। कीप वाचिंग यंग रिसर्चर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ, अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।